Okay, so hello everyone. This is the Assistant Professor B.S. Chima, and today we are going to discuss our new topic classification of herbicides. Herbicides क्या होते हैं? ठीक है, कुछ लोगों को ये पता हो, कुछ को नहीं भी पता है। तो herbicides वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं अपनी जो फील्ड में से वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। खरपतवार जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए जिस केमिकल कंपाउंड का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड्स। ओके, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हर्बिसाइड्स कैन बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू कंट्रोल और किल द वीड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम यूज करते हैं अगेंस्ट द वीड्स, खरपतवार के अगेंस्ट हम यूज जब करते हैं तो उनको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जिसमें ये तीनों एब्सेंट हो उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसमें ये तीनों मिसिंग होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं? उनके मेथड के अकॉर्डिंग, उनके एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम 5 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 टाइप्स में इसको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कि कौन सा हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि वो कैसे काम करता है, कोई भी हर्बिसाइड कैसे काम करेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड जो है बेस्ड ऑन मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स कैसे वो ट्रांसफर होता है, किसी भी प्लांट में कैसे वो ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे प्लांट में जाता है या नहीं जाता, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टाइम ऑफ, कि कौन से टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, सोइंग से पहले कर रहे हैं, सोइंग के बाद कर रहे हैं, अगर सोइंग के बाद कर रहे हैं तो कितना टाइम उसके बाद कर रहे हैं, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है कि किससे, कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से वो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिससे मिलकर कोई भी हर्बिसाइड जो है वो बना है। ठीक है, कौन से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द हर्बिसाइड्स इनटू 5 नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस। ओके, सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बिहाफ पे के अकॉर्डिंग हम किसी भी हर्बिसाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स एंड सेकंड जो है फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड्स। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स कौन से होते हैं? वो सारे हर्बिसाइड्स जिसको हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी हर्बिसाइड हम डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं सॉइल अप्लाइड। ठीक है, सॉइल अप्लाइड मीन्स सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लूक्लोरालिन वी कैन टेक द एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड्स हैं। फॉलिएज मीन्स
अगर कोई भी हर्बिसाइड हम एज ए स्प्रे प्रोवाइड कर रहे हैं, एज ए स्प्रे दे रहे हैं किसी भी प्लांट को, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फॉलिएज अप्लाइड। ठीक है, अगर प्लांट्स के ऊपर करते हैं, फॉलियर स्प्रे करते हैं जब किसी भी हर्बिसाइड की, तो उसको फॉलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें इसकी, तो ग्लाइफोसेट हो गया, पैराक्वेट हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है सेकंड क्लासिफिकेशन इज मोड ऑफ एक्शन। जो मोड ऑफ एक्शन है, कैसे वो काम करता है, तो उसके बिहाफ पे भी हम हर्बिसाइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है सेलेक्टिव हर्बिसाइड एंड सेकंड वन इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है कि कोई भी जो हर्बिसाइड है, ठीक है, हमारे पास काफी स्पीसीज हैं, किसी प्लांट्स की लगा लो, 2 से 3 क्रॉप्स हैं, उसमें वीड्स भी उग रखे हैं। तो अगर हम वो अप्लाई करेंगे हर्बिसाइड को उस फील्ड में, अगर तो वो खाली वीड्स को ही किल करता है, मींस सम स्पीसीज को किल करता है, तो उसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। मींस कि ये सिलेक्टेड प्लांट्स को ही किल कर रहा है, मींस एक ही स्पीसीज के प्लांट को किल कर रहा है, वीड्स को किल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स, अगर वो सारी वेजिटेशन को किल कर देगा, ठीक है, उसमें हमारी कमर्शियल क्रॉप भी आ गई, कोई भी क्रॉप है, अगर वो सारी वेजिटेशन को किल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिलेक्टिव। मींस हम कोई प्लांट अपने फील्ड में से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि इसको ये किल करेगा या नहीं करेगा, वो सारी ग्रीन वेजिटेशन जो भी है सारी को वो किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो एट्राजिन हो गया, और नॉन सिलेक्टिव की अगर एग्जांपल की बात करें तो पैराक्वेट हो गया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस वाज ऑल सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट जो है मोबिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी। सो मोबिलिटी के अकॉर्डिंग अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हर्बिसाइड्स को। फर्स्ट जो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, और सेकंड जो है ट्रांसलोकेटेड और सिस्टेमिक हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होते हैं कि जो भी प्लांट पार्ट, कोई भी पार्ट, एक पार्ट होगा, जैसे किसी भी प्लांट पे 10-11 लीव्स हैं, ठीक है, तो एक लीव पे वो टच में आ गया, एक लीव किसी हर्बिसाइड के टच में आ गया, तो वो उसी पार्ट को, उसी लीव को किल करेगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा उसी को। लेकिन जो ट्रांसलोकेटेड है और सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, वो एक बार जब उस प्लांट के किसी पार्ट के कांटेक्ट में आ गया, तो वो उस पार्ट को निकिल करेगा, पहले वो ईच एंड एवरी पार्ट में ट्रेवल करेगा, ट्रांसलोकेट होगा उस प्लांट के, और फिर पूरे के पूरे प्लांट को किल करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेटेड और सिस्टेमिक हर्बिसाइड। सिस्टेमिक मींस उसका एक सिस्टम है कि वो पहले ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेटेड। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड एंड ट्रांसलोकेटेड सिस्टेमिक हर्बिसाइड। ठीक है, ट्रांसलोकेटेड जैसे लिख रखा है ना, तो ट्रांसलोकेटेड से आप लोग ये इंडिकेशन ले सकते हो कि ट्रांसलोकेटेड मीन्स ये ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, और पूरे प्लांट को ये किल करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का, तो पैराक्वेट एग्जांपल हो गया, और ट्रांसलोकेटेड और सिस्टमिक हर्बिसाइड जो है उसका एग्जांपल हो गया ग्लाइफोसेट। ठीक है जी, नेक्स्ट जो फोर्थ हमारी क्लासिफिकेशन है, ये है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि कौन से टाइम हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हर्बिसाइड। ठीक है, ये 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। फर्स्ट जो है प्री प्लांट एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो है प्री एमरजेंस एप्लीकेशन, थर्ड वन है पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, एंड फोर्थ वन जो है अर्ली पोस्ट एमरजेंस
एप्लीकेशन। ठीक है, सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि क्या है ये प्री प्लांट, प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, यू कैन इजिली वॉच ऑन द स्क्रीन दैट फर्स्ट टाइप इज प्री प्लांट एप्लीकेशन। प्री प्लांट मतलब कि प्लांटिंग से पहले। ठीक है, किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले, किसी भी क्रॉप की प्लांटिंग से पहले, अगर हम प्लांटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो प्लांटिंग से पहले लगा लो। अगर हम ड्रिलिंग या कोई और मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो सोइंग से पहले। ठीक है, तो किसी भी हर्बिसाइड की एप्लीकेशन देना प्लांटिंग से और सोइंग से पहले, तो उसको हम बोलते हैं प्री प्लांट एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वीट क्रॉप लगा लो। ठीक है, वीट क्रॉप की सोइंग से पहले अगर 1 वीक पहले हम किसी भी हर्बिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं सोइल में, तो ये कौन सी एप्लीकेशन होगी? इसको हम बोलेंगे प्री प्लांट एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर एग्जांपल की बात करें इसके प्री प्लांट एप्लीकेशन के, तो ग्लाइफोसेट वी कैन यूज for the control of perennial weeds like cyperotundus, okay, before planting of any crop। ग्लाइफोसेट जो है उसको यूज किया जाता है जो perennial weeds होते हैं ना, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, 6 मंथ से एक सीजन से ज्यादा होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्लाइफोसेट यूज करते हैं। ठीक है, ग्लाइफोसेट कब अप्लाई करते हैं सोइल में? किसी भी क्रॉप की सोइंग से पहले या प्लांटिंग से पहले। तो ग्लाइफोसेट की एप्लीकेशन देना, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, इसकी एप्लीकेशन देना सॉइल में सोइंग से पहले, तो दिस वी कैन टेक एज एग्जांपल इन प्री प्लांट एप्लीकेशन। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं प्री प्लांट एप्लीकेशन में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है इसमें मेथड ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन के अंडर सेकेंड पार्ट जो है वो है प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। फर्स्ट था प्री प्लांट, सेकंड जो है वो है प्री इमरजेंस। अब प्री प्लांट जो था वो सोइंग से पहले था, है ना। प्री इमरजेंस क्या होता है? जो इमरजेंस पहले बताऊं मैं, अगर इमरजेंस की बात करें तो इमरजेंस और जर्मिनेशन ये मतलब इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, जब भी कोई प्लांट सीडलिंग, ठीक है, जब वो सॉइल के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट कर जाए, जैसे हमने सोइंग की है वीट क्रॉप की, ठीक है, 8-9 दिन में, 10 दिन में, तो उसके जो सीडलिंग है वो जमीन से बाहर आ जाते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। जस्ट जब वो दिखाई देना स्टार्ट करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंस, मीन्स कि वो दिखाई देने लगे, वो स्टेज को हम उस स्टेज को बोलेंगे इमरजेंस। ठीक है, तो इमरजेंस से पहले अगर हम कोई भी हर्बिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में या फील्ड में, तो उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। जैसे कि सोइंग हो गई है, फिनिश हो गई वीट की, ठीक है, उसके 8-9-10 दिन तक जब जैसे ही जो सीडलिंग है वो जमीन से बाहर आते हैं, हमें दिखाई देना स्टार्ट करते हैं, एज सुन एज पॉसिबल अगर हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं किसी भी हर्बिसाइड की, तो उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। ठीक है, कि इमरजेंस की अगर इमरजेंस से अगर हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, तो इमरजेंस से पहले और सोइंग के बाद अगर हम कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्री इमरजेंस, मीन्स इमरजेंस से पहले। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो एट्राजिन हो गया। अगर हम राइस में या शुगर केन में एट्राजिन यूज कर रहे हैं, और आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ शुगर केन on third or fourth day if we are using atrazine, then it will be the example of pre emergence। तो ये प्री इमरजेंस का एग्जांपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पोस्ट इमरजेंस।
पोस्ट इमरजेंस अगर कोई भी हर्बिसाइड हम लोग यूज करेंगे जब वो दिखाई देना स्टार्ट करे उसके बाद, ठीक है। सोइंग के बाद, एमरजेंस के बाद, एमरजेंस के बाद अगर हम कोई भी हर्बिसाइड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट एमरजेंस, ठीक है। जब दिखाई देने लग जाता है कोई भी सीडलिंग जमीन में से बाहर आ जाता है तो उसके अगर बाद में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन। अगर एग्जांपल की बात करें तो पैराक्वेट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। 10 और 15 दिन के बाद किसी भी प्लांट में अगर पोटैटो लगा लो, पोटैटो की प्लांटेशन करते हैं तो 10 और 15 दिन के बाद अगर हम लोग पैराक्वाइट यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब इमरजेंस के बाद हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है अर्ली पोस्ट एमरजेंस। अर्ली पोस्ट एमरजेंस मींस, देखो कुछ क्रॉप्स होती हैं जो स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, है ना। स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है। शुगर केन कितना टाइम लगाता है मेच्योर होने में। शुगर केन की कुछ वैरायटीज जो हैं मिनिमम 1 ईयर की होती हैं, 1 ईयर लेती हैं मैच्योर होने में। और कुछ वैरायटीज जो होती हैं मैक्सिमम 18 ईयर्स तक वो मैच्योर होती हैं, मीन 18 मंथ्स तक, मीन्स 1.5 ईयर, ठीक है। तो कुछ 1 साल में मैच्योर होती हैं शुगर केन की वैरायटीज, कुछ वैरायटीज जो होती हैं उनको 1.5 साल लग जाता है, ठीक है। 1.5 साल क्यों लग जाता है, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, वो ग्रो धीरे धीरे करती हैं, ठीक है। अगर मतलब कोई भी क्रॉप है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है तो उनका जो एक एक स्टेप होगा ना वो भी ज्यादा टाइम लेगा। जैसे इमरजेंस है, ठीक है। इमरजेंस किसी और क्रॉप में वो 2-3 दिन का होता है, तो इस क्रॉप में वो ज्यादा होगा, 1 वीक का, 2 वीक का लगा लो, ठीक है। ऐसा होता है। तो वो जो स्टेज है इमरजेंस की स्टेज, जब हम उसको लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग हो जाती है वो, तो उस वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है कि अब इतने परसेंट इमरजेंस होगी, अब इतने परसेंट इमरजेंस होगी। तो जैसे ही इमरजेंस स्टार्ट होती है, अगर हम अर्ली स्टेज में हर्बिसाइड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इमरजेंस की अर्ली स्टेज में अगर हम लोग हर्बिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अर्ली पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, ठीक है। ये किस क्रॉप्स में पॉसिबल होता है, मेनली जो क्रॉप्स होती हैं जो स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जिनका जो इमरजेंस पीरियड है, इमरजेंस वो जो पीरियड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, ज्यादा समय के लिए चल रहा हो, तो उनमें हम लोग ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। पोटैटो में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि कौन से टाइम हम लोग ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो कोई भी हर्बिसाइड है वो कैसे बना है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सेकंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन्स हों, ठीक है, या उनके डेरिवेटिव्स हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसमें ये सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम हर्बिसाइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशन है 5 टाइप्स की, वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कई बुक्स में इससे ज़्यादा भी है,
लेकिन अकॉर्डिंग टू ICAR वी हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, एंड वी हैव फिनिश्ड इट। नेक्स्ट जो है हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। हर्बिसाइड कैसे मतलब कैसे तैयार होते हैं, कैसे फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं ना, तो वो पहले जो होता है वो नेचुरल स्टेट में होते हैं। कहाँ से यहाँ से वो मतलब नेचर नेचर में पाए जाते हैं, वो नेचुरल स्टेट में होते हैं। नेचुरल स्टेट कौन सी, कोई सी भी हो सकती है, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल में भी हो सकते हैं, और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फॉर्म में भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल स्टेट में वो होते हैं, लेकिन उनकी नेचुरल स्टेट जो है उनको हमको चेंज करना पड़ता है। हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करेंगे उसको, उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐड कर देते हैं, जैसे सॉल्वेंट्स हो गए, इनर्ट कैरियर गैसेस हो गई, सर्फेक्टेंट्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, स्टेबलाइजर्स हो गए जो स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उनकी जो नेचुरल स्टेट है उनको हम चेंज कर देते हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में कोई भी हर्बिसाइड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज क्यों करते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हर्बिसाइड जो फॉर्मुलेशंस के? एक तो इसकी हैंडलिंग जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, उनका यूज हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो टारगेट प्लांट तक इजीली हम लोग पहुंचा सकते हैं उसको। ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो नीड क्या है इसकी, हर्बिसाइड जो फॉर्मुलेशन बनाने की, इनकी जो स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने की क्या जरूरत क्या है, वो फर्स्ट जो है टू हैव ए प्रोडक्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज सुटेबल फॉर यूज इन वैरायटी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हर्बिसाइड है, ठीक है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज कर देंगे तो वो उसका यूज जो है वो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट्स अलग अलग टाइप के आते हैं और हर एक इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को ही प्रेफर करता है कि इसी स्टेट में जो हर्बिसाइड वो अवेलेबल हो, और दिस इक्विपमेंट कैन इजिली अप्लाई इन द फील्ड दैट हर्बिसाइड। ओके, नेक्स्ट जो है टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट विद इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल फिजिबल टू यूज। कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए जिसको हम इकोनॉमिकली सभी को सर्व कर सकें, सभी को, जिनका इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, जिसका खर्चा जो है वो सभी के लिए ठीक रहे, इसके लिए ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, ज्यादा मीन्स अगर कोई प्रोडक्शन हम ले रहे हैं कम और हर्बिसाइड की कॉस्ट वो ज्यादा है, तो फिर हर्बिसाइड कैसे अप्लाई करेगी? नहीं करेंगे ना फिर। तो हर्बिसाइड की कॉस्ट जो है वो हमेशा कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसकी फॉर्मुलेशन को चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रिपेयर ए प्रोडक्ट विच इज सुटेबल फॉर स्टोरेज। कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे हर्बिसाइड बनाने के लिए जो को जिनको हम इजिली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इजिली स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में मैं बताऊं कि क्या क्या जरूरत होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है। ठीक है, इजिली हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सपोज करो कि आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है, ड्रिप इरिगेशन जैसे बूंद बूंद सिंचाई वाली, तो वो सिस्टम आपने लगा रखा है और हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, हार्ड जो है सॉलिड स्टेट में हर्बिसाइड है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हमने हर्बिसाइड को अप्लाई करना है प्लांट में, सॉइल में, तो हमें तो किस फॉर्म में चाहिए? हमें वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए ना। तो अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो हम तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड स्टेट से तो हम लोग पंप करके उसको पाइप के थ्रू प्लांट तक नहीं पहुंचा सकते ना। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें जो है उनकी स्टेट को चेंज करना पड़ता है। किसी स्टेट में किसी जो अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट जो हमारे पास हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट्स जो हैं,
उनके अकॉर्डिंग हमें हर एक फॉर्म चाहिए होती है हर्बिसाइड की, ठीक है। तो इक्विपमेंट को फैसिलिटेट, इक्विपमेंट का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, लेबर कॉस्ट हम कम से कम कर सकें, तो उसके लिए हमें जो उनकी नेचुरल फॉर्म है उसको चेंज करना पड़ता है हमारे अकॉर्डिंग, हम जिस फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया है, यूरिया ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नैनो यूरिया, वो लिक्विड फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में है, जो वाटर में डिसॉल्व करके स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो किस मेथड से जो हमारी कॉस्ट है वो कम पड़ रही है, कम हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी जो नेचुरल स्टेट है हर्बिसाइड की वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यूरिया है, वो 50 kg का एक बैग होता है ना, लेकिन जो नैनो यूरिया है वो 500 ml का ही आ जाता है, उतना ही, ठीक है। उसको वाटर में डिजोल्व करो, स्प्रे करो, और उतना ही वो बेनिफिशियल है, उतना ही उसकी कॉस्ट भी कम है, और उतना वो हम इजिली हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो इसलिए जो उनकी फॉर्म है वो चेंज करनी जरूरी होती है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई, ठीक है। कहाँ तो हमने पूरा 50 kg का एक बैग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, कहाँ हमने वो 500 ml की एक बॉटल ही चाहिए हमें, ठीक है। हम वहां पे अपने फार्म में ले जाके उसको वाटर में डिसॉल्व किया और पूरे फील्ड में स्प्रे कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो उनकी स्टेट है वो हमें चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, कौन कौन सी स्टेट होती हैं जिसमें हम लोग इसको चेंज करते हैं हर्बिसाइड्स को, ठीक है। फर्स्ट जो है इमल्सी फाइबर कंसंट्रेट्स, ठीक है। इसमें ये कंसंट्रेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CHO जो इसमें होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ब्यूटाक्लोर, ओके। नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म है वो है वेटेबल पाउडर्स, ठीक है। वेटेबल पाउडर्स जो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एट्राजिन। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो है ग्रेनुअल फॉर्म, ग्रेनुअल फॉर्म मींस जो दानेदार फॉर्म में होता है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया ग्रेनुलर फॉर्म में होता है ना। तो इस ये फॉर्म भी हमें जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग इसको एज ए ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जब इसका ब्रॉडकास्टिंग मीन जब इसको पंजाबी में इसको बोलते हैं कि छिट्टा देते हैं, तो उस फॉर्म में अगर हमने इसको यूज करना है तो हमें ग्रेनुअल फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करने का यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सारी इसकी फॉर्म्स चाहिए, ठीक है। लास्ट जो है वाटर सॉल्युबल फॉर्म, वाटर जो ये फॉर्म, इसमें जब कोई भी हर्बिसाइड वो वाटर में डिसॉल्व हो सके उसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल फॉर्म। तो ये भी हमें चाहिए, ड्रिप इरिगेशन की मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। तो इसको जो है टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, 4 तरह की हमें फॉर्मुलेशन है हमारे पास, एमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स, वेटेबल पाउडर्स, ग्रेनुअल्स, वाटर सॉल्युबल कंसंट्रेट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हैं फॉर्मुलेशन।